नमस्कार। बिरजू महाराज परंपरा द्वारा आयोजित सफरनामा में एक बार फिर आपका अभिनंदन करती हूँ। आज के सफर को और दिलचस्प बनाने के लिए हमारे जो हम सफर है वो है यशपाल शर्मा जी। आइए उनसे एक मुलाकात करते हैं। यशपाल शर्मा जी का जन्म 1 जनवरी 1967 को हिसार, हरियाणा में हुआ। बचपन में हर तरह के खेल खेलते हुए ये बड़े हुए। 14-15 साल की उम्र में रामलीला में भाग लेने का इन्हें पहला मौका मिला। नाट्य कला में रुचि वहीं से उत्पन्न हुई। कई साल नाटक करने के बाद इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर रुख किया। हालांकि इन्हें पहली बार में सफलता नहीं मिली, परंतु इन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा और आखिरकार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से शिक्षा प्राप्त की और अभिनय में स्नातक हुए। वर्ष 1997 में स्नातक करने के बाद ये दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी में शामिल हुए, जहां इन्होंने 2 साल तक कार्य किया। 90 के दशक के आखिर में इन्होंने मुंबई नगरी की ओर रुख किया। वर्ष 2001 में इन्हें फिल्म लगान से काफी लोकप्रियता मिली। इन्हें सुधीर मिश्रा की 2003 में बनी फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी के अपने रणधीर सिंह के किरदार के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा गंगाजल, अब तक 56, अपहरण, सिंह इज किंग, आरक्षण और राउडी राठौर में अपने अच्छे अभिनय के लिए ये जाने जाते हैं। फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल्स में भी ये काम कर चुके हैं, जिसमें जी टीवी का मेरा नाम करेगी रोशन में कुंवर सिंह की भूमिका काफी सराही गई है। इसके अलावा ये थिएटर में भी कई सारे नाटकों में काम कर चुके हैं। इन्हें हरियाणवी फिल्म पगड़ी द ऑनर के लिए 62वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। नमस्कार यशपाल जी। नमस्कार रूबी जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। बहुत बहुत आभार आपका। इतने हेक्टिक स्केड्यूल में से आपने जो वक्त सफरनामा के लिए निकाला है, तो परंपरा परिवार बहुत ज्यादा आपका आभारी है और आप हम लोग सब आपका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच। ऑब्लाइज तो मैं हुआ हूँ आपके साथ जुड़ के। शुक्रिया शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपके बचपन से हम जानना चाहते हैं। आपका बचपन एक साधारण बचपन जिया है आपने, उसकी क्या खूबसूरती है, वो दिन किस तरह से आप याद करते हैं, हमें बताएं। जी बिल्कुल, साधारण तो कह सकते हैं, लेकिन मैं उसे बहुत असाधारण कहता हूँ, क्योंकि हर किसी की किस्मत में ऐसा बचपन नहीं होता है। इतने सारे अनुभव, इतनी सारी चीजें, और वो जो शरारतें, वो चोरियां, वो मेहनत, वो सारा दिन मतलब धूप धक्कड़ में और सब जगह इतना कुछ। मैं उसको रिच बचपन बोलता हूँ। ये रिच बचपन है, पैसे से नहीं लेकिन अनुभव से, एक्सपीरियंस से। और बहुत ही एक चपड़ासियों की 4th क्लास की एक लाइन थी, पूरी छोटे छोटे क्वार्टर थे, 20 घर थे, और सारे कैसे गर्मियों में बाहर सोते थे, कैसे किस तरीके के खेल होते थे उस वक्त। आज तो कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, लेकिन जी। कैसे कैसे खेल होते थे। शिटापू खेलते थे, कभी कंचे खेलते थे, कभी सिगरेट की डब्बियां खेलते थे, इमली की गुटक खेल लेते थे, चंगाचारी खेल लेते थे, ये गिट्टियां खेल लेते थे, गिट्टे जो होते हैं और लुकम छिपाई, पकड़म पकड़ाई, पोशंपा भाई पोशंपा, डाकियों ने क्या किया, और कोक लाखे पाखी जिम में रात आई जे, जेड़ा आगे पीछे देखे उसकी शामत आई जे, और पता नहीं कितने गेम। अभी तक तो मुझे आधे ही बताए हैं मैंने। तो इस तरीके की चीजें हमने बचपन जिया है। तो मैं नहीं सोचता कि बॉम्बे में रह करके या किसी अडानी अंबानी का बेटा ऐसा बचपन जी सकता है। तो ये क्या मेरे बात। लिए तो बहुत बहुत ही रिच बचपन है, और मैं तो लकी मानता हूँ। ऐसे बहुत लोगों ने जिया है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ कि मैंने ही जिया है, लेकिन लेकिन आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। जो बहुत रेयर लोग होते हैं जो उसका उसका मजा लेते हैं उस वक्त। मतलब हम रोए नहीं हम्म। कभी भी, रोते नहीं थे कि रोते बैठे रहो भाई, नहीं नहीं। लेकिन उस जिंदगी थी, फैक्ट थे तो जिंदगी जी थी। और आज आज वो सोच के मजा आता है कि यार क्या जिंदगी थी, क्या जिंदगी थी। तो ऐसा बचपन था। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कम गागर में सागर भरने की कोशिश करेंगे हम।
सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर वहां से रामलीला की तरफ किस तरह का रुझान हुआ और आप किस तरह की भूमिका निभाते थे उसमें? ये कनेक्शन। रामलीला, ये रामलीला क्या है कि हमारे आस पड़ोस में चारों तरफ खूब सारी रामलीलाएं होती थी और उनके हम्म। कंपटीशन चलते थे। तो हम देखते थे वो, मतलब कभी चारपाइयां सर पे उठा करके जा रहे हैं, कभी स्टूल, कभी कुर्सियां, और ऐसे जा करके वहां पे पहले जगह लेनी है। और इस तरीके का एक चार्म था रामलीला का। हाँ। सबको मालूम था रावण को मरना है, सबको मालूम था सीता चुराई जाएगी, सबको मालूम था सब कुछ, लेकिन फिर भी वो जो एक एक चार्म था, हर हर बार हर साल देखने का, वो कमाल था। तो क्यों ना ऐसा हम करें। तो मास्टर फकीर चंद परदेसी हुआ करते थे, अभी तो नहीं है दुनिया में, चंदगी राम जी। और मास्टर फकीर चंद। उनकी फैमिली जो थी वो किसी रामलीला में डांस किया करते थे, पूरा परिवार। एक तो ढोलक बजाता था, एक हारमोनियम बजाते थे, एक डांस करता था, तो पूरा उनका एक पैकेज था। और उनका अच्छा। नाम था चंदा और बिजली। जी। और तो उन्हीं के घर से शुरुआत हुई, और उन्होंने ही सलाह दी कि हम खुद क्यों ना करें रामलीला। बच्चे इकट्ठे किए, पैसे तो थे नहीं, बोरियां बोरियां इकट्ठी की, पुरानी साड़ियां इकट्ठी की, और लगा दिया स्टेज बस। और बन गए, मैं और धर्मवीर मेरा दोस्त था लंगोटिया यार, हम दोनों हाँ। जोकर बनते थे। और ओ। वो फिर वो रामलीला में नारद मुनि, मैं हनुमान बनता था। तो पूरा जो स्टेज था वो हम दोनों ने ही संभाला हुआ था। कहीं भी हम्म। कोई बोरियत नहीं होती थी, लोग हंस हंस के पागल हो जाते थे। और पहले तो 20 लोग आए, फिर 50 लोग आए, फिर 70 लोग आए, ऐसे करके अचानक से वो एक एक वो बन गया हर साल। फिर जन्माष्टमी पे कृष्ण अवतार नाटक होने लगा, जिसमें मैं वासुदेव का रोल करता था। अरे वासुदेव वाह। देव की मेरा भाई बनता था जी। फिर इस तरीके से राजा हरिश्चंद्र की कहानी हुई, जिसमें मैं राजा हरिश्चंद्र बनता था। तो ये शुरुआत थी, एक्चुअली बेस था। हम्म। क्योंकि हम्म। कीड़ा जो होता है एक अंदर ना कुलबुलाता रहता है कि कुछ करना है, कुछ करना है, तो क्या करना है वो दिशा नहीं मिलती है। तब कहीं जा करके राजीव मनचंदा जी और कुछ लोग जो थे, थिएटर करते थे, अरविंद शर्मा, वहाँ जो हिसार में, तो उनसे मालूम पड़ा कि नाटक और थिएटर नाम की कोई विधा होती है। और फिर राजीव मनचंदा से पता चला, वो अभी दुनिया में नहीं है, जी। हमारे एनएसडी के सीनियर हैं, पीयूष मिश्रा के बैच के हैं, मुझे याद है बहुत, इरफान खान से 1 साल सीनियर। तो उनसे मैंने काफी कुछ सीखा, काफी नाटक किए उनके साथ। और तब अच्छा। पता चला कि ये थिएटर जो है, ये जो हम करते हैं, ये कला जो है, इसका तो कोई और छोर ही नहीं है, अनंत है, जितना ज्ञान अर्जित करो उतना कम है। और ये तो पढ़ाई है बाकायदा, मतलब ये तो पूरी दुनिया में है। तब कहीं जाके मुझे सीरियसली लगा कि करना चाहिए, लेकिन कैसे करें कैसे करें। एनएसडी में एडमिशन लेने के 3 साल ट्राई करता रहा, नहीं हुआ। तो चंडीगढ़ में हो गया मेरा एडमिशन, एमए ड्रामा में, इंडियन थिएटर में, वहां भी एनएसडी के ही सारे टीचर थे। जी। लेकिन उसके 1 साल बाद फिर मेरा एनएसडी में भी हो गया। तो मेरा ड्रीम था एनएसडी करना, तो एनएसडी हम्म। मैंने किया। तो लगा कि अगर मैं नहीं आता तो बहुत कुछ मिस करता जिंदगी में। तो ये थी छोटी सी एक जर्नी जी। एनएसडी तक। एनएसडी में जब आप शिक्षा ले रहे थे, उस समय की कौन सी महत्वपूर्ण बात ऐसी है जो आपको लगा कि अगर मैं एनएसडी में नहीं जाता तो मैं इसे अछूता और अनजाना रह जाता? वो ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा रही? देखिए, सबसे बड़ी शिक्षा जो थिएटर देता है वो देता है कॉन्फिडेंस। हम्म। आप आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ाता है। आपके हम्म। अंदर एक एक बहुत सारी चीजें नई पैदा होती है। मैं एक कॉम्प्लेक्स बॉय था, एक गांव का, हम्म। मतलब बहुत सारे हम्म। कॉम्प्लेक्सेस से जूझ रहा था। चाहे वो गरीबी का कॉम्प्लेक्स ले लो, या भाषा का कॉम्प्लेक्स ले लो, अंग्रेजी कम आती थी, ज्यादा नहीं आती थी। और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस थे, बचपन से ही जिस अभाव में थे, तो वो भी सारे थे कि ये सब तो बड़े बड़े लोग हैं, ऐसा लगता था। हालांकि बाद में पता लगा कि नहीं भाई, हमारे ही जैसे लोग हैं सब यार। तो उस तरीके से वो कॉम्प्लेक्सेस से, और फिर खुल के बोलना नहीं था, जबड़े भिचे रहते थे मेरे। कभी मैं तो ये सारी चीजें थी। लेकिन एनएसडी ने जो कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि काम, आपका कर्म जो है
वो बहुत अविश्वास देता है आपको। हम्म। आपका आप दुनिया में किसी भी ताकत से लड़ सकते हैं, अगर आपका कर्म सही है और सही दिशा में है तो मुझे नहीं लगता किसी से डर लगता है। और आप झूठ ही नहीं बोलते हैं तो आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि इसके सामने क्या बोलना चाहिए, या क्या बोला तो नहीं, कहीं कुछ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ था कभी। तो इसीलिए ये जो दो चीजें हैं, क्योंकि सबसे पहला टीचर अगर मैं मानता हूं अपनी जिंदगी का या थिएटर का, या इस जहां भी जो भी मैं छोटा सा भी हूं अगर जर्रा जर्रा, तो मेरी माँ को मानता हूं मैं, जिसने जिसने यही सिखाया सच्चाई की राह पे जीना। और सबसे बड़ी सीख भी एक्टिंग की और कला में यही है कि आप झूठ नहीं बोल सकते, और झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, ज्यादा दिन तक नहीं बोल पाएंगे, ज्यादा ज्यादा चीट नहीं कर पाएंगे। कि वैसे तो ये झूठ पर ही टिका है ड्रामा, ड्रामा। एक्टिंग, अभिनय करना है कि जो आप नहीं है वो बन रहे हैं तो वो झूठ है। लेकिन वो झूठ कितनी ईमानदारी से बोले और कितने कॉन्फिडेंस से बोले कि दुनिया को ऐसा सच लगे जो तीर की तरह आपके कलेजे में चला जाए। तो ये सच। एक बहुत सारे टीचर मुझे मिले वहां पर। पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती है, 97% मार्क्स लेना या उसमें टॉप करना, वो मुझे नहीं लगता कि वो मायने रखता है कहीं भी। मायने क्या रखता है कि आपकी जो रूटीन लाइफ है, आपकी जो संगति है, समाज है, आपके जो कर्म है, आपका जो काम है, आपकी जो 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 भी चीजें आपकी पसंद नापसंद है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कैसे दोस्त पसंद है, कैसी कैसी साड़ी आप पहनती हैं, वो कौन सी कलर पसंद है, कौन सा कपड़ा मुझे पसंद है, कैसे कुर्ता पसंद है या कमीज पसंद है, या आपको सब्जी कौन सी पसंद है, या आपको फल कौन सा पसंद है, ये सारी चीजें आप धीरे धीरे बिल्कुल मोन्यूटली क्या बोलते हैं, सूक्ष्मता से आप जान लेते हैं। और ये जानने के बाद आपका पर्सनैलिटी भी, व्यक्तित्व भी धीरे 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 बढ़ता है। आप मैं जब एनएसडी से निकला था तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि मार्लिन ब्रांडो आ जाए चाहे अल पचिनो आ जाए, मैं किसी से नहीं डरता, चाहे अमिताभ बच्चन आ वाह। जाए चाहे कोई भी आ जाए, मैं किसी से मुझे घबराना नहीं है, और ना ही घबराया मैं कभी आज तक। तो इसीलिए ये कॉन्फिडेंस जो है ये मुझे एनएसडी ने दिया, वहां के टीचर्स ने दिया। और कुछ मेरे शमीम शर्मा और उदय भानु हंस, दो हिंदी के टीचर थे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया कॉलेज में। और यहाँ खालिद तैयब जी, अनामिका हक्सर और बहुत सारे टीचर ऐसे रहे, रॉबिन दास, जिन्होंने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया है जी। बहुत एक ऐसी कि झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, शॉर्टकट मत अपनाओ। रॉबिन दास के साथ नाटक किए मैंने, जो बड़े न खेले मेन रोल किया था, बड़े न खेले छोटे खेल, दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट प्ले। राज दर्पण जो अनामिका जी के साथ किया था, वन ऑफ द बेस्ट प्ले। तो इस तरीके से और भी आइंस्टाइन मोहन महर्षि के साथ किया था, वन ऑफ द बेस्ट प्ले मेरी जिंदगी के जो रहे हैं। और वहां बॉम्बे दिल्ली की बात करो, एनएसडी की, बॉम्बे में आके तो फिर और भी काफी कुछ हुआ है। जी। थैंक यू, आपने सुना। फिल्म इंडस्ट्री में इतनी खास जगह जो आपने बनाई, इसका तजुर्बा कैसा रहा? अगर मैं कहूं कि प्रकाश से भर उठे थे आप जब आपने एनएसडी में अपनी तालीम को कंप्लीट किया और जब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आपने रुख किया, तो वहां पर ये जो आपने जगह बनाई है वो बिल्कुल अलग जगह है वहां पर। तो ये तजुर्बा कैसा रहा आपका? किस तरह आप यहाँ तक पहुंचे? देखिए, तजुर्बा बहुत खट्टा मीठा रहा, और अप्स एंड डाउन रहे, जो कि होने भी चाहिए। ऐसे ही सपाट हम अमिताभ बच्चन के बेटे तो हैं नहीं, थाली में मिल जाए फिल्म हमको। तो हमको तो सब कुछ जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। कौन जानता है हमें वहां पर, कोई नहीं जानता। हमको तो बस धीरे धीरे अपने आप को साबित करना होता है कि हम हैं भाई, हम भी हैं। तो तो उस तरीके से हमने स्ट्रगल किया। और बहुत जगह पर जो जो यार दोस्त थे, जो अच्छे अच्छे पोजीशन में थे, अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने वो कोई हेल्प नहीं की। इसीलिए मैं तो सबको यही बोलता हूँ, कभी किसी के भरोसे मत जाना, अपने आप के ऊपर भरोसा रख के जाना, तो सबसे अच्छा काम है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। किसी पे भरोसा मत करो, हो तुक्का लग जाए तो लग जाए, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि ले भाई एक और एक्टर आ गया, ये अब कंपटीशन में आएगा। लेकिन भैया जिसके कर्म में जो लिखा है वो तो करेगा ही। तो मेरा ये मानना रहा, तजुर्बा ऐसा रहा, मुझे बॉलीवुड के द बेस्ट डायरेक्टर्स मिले मुझे, और प्रोडक्शन हाउस मिले। चाहे वो आमिर खान की प्रोडक्शन में कह लो,
और आशुतोष गोवारिकर कह लो, प्रकाश झा प्रोडक्शन कह लो, प्रकाश झा डायरेक्टर कह लो, राहुल रवेल कहला लो, अनुराग कश्यप कह लें, या आप श्याम बेनेगल कह ले, गोविंद निहलानी कह ले, राजकुमार संतोषी, सुभाष घई, सबके साथ में काम कर चुका हूं। तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो सुजीत सरकार से लेकर के। तो मुझे कभी ये नहीं रहा मलाल कि मैं लेट क्यों हो गया, या मुझे इतना, मैं हकदार था इतना नहीं मिला। मैं मलाल नहीं रहा, क्योंकि उसमें मेरी भी गलतियां होंगी। क्योंकि जिस तरीके से एक मैनेज 2+2=4 करके, और जिंदगी को जो सुबह 9 से 5 या सुबह सुबह 6 से शाम 7 बजे तक, 6 बजे तक की जो मापदंड लेके चलते हैं कि इतने बजे ये, इतने बजे वो, मेरे जिंदगी में कभी रहा ही नहीं। क्योंकि मैं जी। बहुत ही आलसी हूँ इस मामले में, मुझसे नहीं होता है। लग गए तो लग गए, घोड़े की तरह, मतलब दिन रात लग गए, और आराम किया तो खुल के आराम किया। तो क्योंकि जब आपके पास एक एक चीज होती है ना पाने के लिए, तो आप मेंटली भी परेशान रहते हो। अगर कोई आप ढंग का काम कर रहे हो और आपको सुकून की नींद आती है, तो कहीं गड़बड़ है। सुकून की नींद आ नहीं सकती। आपके अंदर रगों में चलती है वो चीज, आपके दिमाग में चलती है, आपके दिल में चलती है। आपको, आप पता नहीं कब उठ करके कॉपी पेन निकाले, लिखना शुरू कर दें। ये अंदर से निकलती है जब चीज। नहीं तो ऐसे थोड़ी होता कि भाई 9 से 10 में लिखूंगा। भाई ऐसे कौन लिखता है भाई, मुझे तो नहीं पता। ऐसी ऐसी कोई मशीन थोड़ी है कि ये कंप्यूटर थोड़ी है। ये तो भैया अंदर की भावनाएं हैं, ये तो अंदर की फीलिंग्स है। वो अ, कब कलेजा चीर के निकल जाए कोई भरोसा नहीं। और वहीं से निकलती है असली चीजें, अच्छी चीजें वहीं से निकलती हैं, और आपके अपने अनुभव से निकलती है। ऐसा मेरा तजुर्बा है। सच कह रहे हैं, बिल्कुल सोना ना सच। एक थैंक बात यू। बताएं, अगर आपको जी। चुनने के लिए कहा जाए तो आप किसको चुनेंगे? लाखा को या सुंदर यादव को, और क्यों? दो बच्चे हैं मेरे, दोनों प्यारे हैं। दोनों प्यारे और हैं। दोनों प्यारे हैं, लेकिन मैं अगर कटुता से बोलूं तो प्रोडक्शन हाउस और प्रोसेस और लर्निंग के हिसाब से लगान इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इज द बेस्ट फिल्म ऑफ माई लाइफ। हम्म। परफॉर्मेंस वाइज गंगा जल इज बेटर, हम्म। अब तक 56 इज मच बेटर, अपहरण इज मच बेटर। सो दीज आर माई ओपिनियन। ओपिनियन। एक महत्वाकांक्षी लोगों को, जो बहुत एम्बिशियस होते हैं, उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, एम्बिशंस होना अच्छी बात है, एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर एम्बिशियस होना बहुत गलत बात है। शॉर्टकट अपनाना बहुत गलत बात है। आप जल्दी से छत पे छलांग मत लगाइए, सीढ़ी दर सीढ़ी जाइए। तो आपको पीछे कदमों के निशान पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप छलांग लगा ले और कैसे आए थे, कहां से आए थे, कुछ पता ही ना चले, और उसी तरीके से गिर जाएं वापस। तो इससे अच्छा है कि जितना भी बढ़े उसको बिल्कुल मजबूती से जी करके बढ़े आगे। और पेशेंस बहुत जरूरी है इस मामले में। और आप किसी को दिखावा ना करें, बहुत दिखावा करना भी गलत बात है। जी। एम्बिशन पालना कोई बुरी बात नहीं है। आप सपने भी देखिए, आपकी इच्छाएं भी बढ़नी चाहिए, लेकिन उसको लेके मरे मत चाहिए। क्योंकि जो हम्म। असली जो कीमती चीजें हैं वो पैसों से नहीं मिलती। चाहे नींद हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो खुशबू हो, चाहे वो कुछ भी हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, ये आत्माओं की चीजें होती हैं, मिलन होता है। ये पैसों से कभी आप जबरदस्ती खरीद नहीं सकते कि मुझे प्यार कर। इज्जत पैसों से नहीं खरीद सकते, आप छीन नहीं सकते। ये आपके अंदर होती है। तो इसलिए एम्बिशियस होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन चीजों का सबका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी किसी चीज को चाह रहे हैं, तो आप, आपकी पूरी पूरी कायनात जो है, अगर आपकी दिशा सही है और दशा सही है और तरीका सही है, तो पूरी कायनात उसको सक्सेसफुल बनाने में लग जाती है। कुदरती बात है ये। बिल्कुल सच। और आपके आपके कर्म भी फिर उसी हिसाब से ही चलेंगे। हम्म। वाह, बहुत बढ़िया।
थैंक यू। कोई ऐसा किरदार जिसकी उम्मीद आपको आज भी है, जिसकी आस आपको आज भी है, आपकी इमेजिनेशन में है कि ऐसा कुछ किरदार मुझे अभी करना बाकी है? देखिए वैसे तो बहुत सारे किरदार हैं, लेकिन मैं 2 बीघा जमीन के जो बलराज साहनी हैं और शराबी फिल्म के जो अमिताभ बच्चन हैं, मुझे उस टाइप का हीरो बनना है एक बार। और जैसे पा पा फिल्म है, जैसे वाह! पा फिल्म है जो उसमें जो अमिताभ बच्चन का जो काम है, मुझे वो चीजें जिसके ऊपर पूरी फिल्म बेस हो, और जो पूरी, हालांकि मेरी 2-3 फिल्में अभी आ रही हैं जो मतलब लीड करेक्टर हैं मेरे और बहुत कमाल की फिल्में हैं, लेकिन फिर भी अपने से हटके जो मेरी इमेज के बिल्कुल विपरीत हो। जैसे नीली छतरी वाले था एक मेरा सीरियल जो जो कि एक फिल्म टाइप ही था, टेलीफिल्म होती थी 1-1 घंटे की रोज, हर सैटरडे संडे। तो वो मेरे लिए बहुत एक टर्निंग पॉइंट था मेरी इमेज को चेंज करने का, क्योंकि उसने उसमें मुझे बहुत कुछ दिया, एक इमेज वाइज भी, और मेरे को एज एन एक्टर भी बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज दी। तो ऐसा ही है। जी, आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किया है। आपके मनपसंद डायरेक्टर कौन रहे? जिनके साथ काम करके आपको एक अंदर से फुलफिल होता है कि बूस्ट मिलता है काम करके, कि वाह, अपने आप को परखने का मौका मिलता है। तो ऐसे कौन से डायरेक्टर हैं आपके मनपसंद? यशपाल शर्मा, क्योंकि मैंने अभी एक फिल्म डायरेक्ट की है और एक्ट भी किया उसमें, और बहुत ही मजा आया है करके। सबसे ज्यादा मजा तो मुझे यही फिल्म करके आया है। बाकी बाकी मैं आशुतोष गवारीकर एज ए डायरेक्टर मानता हूँ, जो कमाल के डायरेक्टर हैं। और श्याम बेनेगल बहुत कमाल के सुलझे हुए और सटीक सोच रखने वाले और क्लैरिटी के साथ चलने वाले डायरेक्टर हैं। और ये क्या नाम इसका, सुजीत सरकार इज अ ब्रिलियंट जी, डायरेक्टर। हाँ, मेरे को बाद में उसके बाद साथ काम करने का मौका नहीं मिला, बट मैं हमेशा उनके साथ काम करना चाहता हूँ। और कमर्शियल देखा जाए तो प्रभुदेवा इज ब्रिलियंट डायरेक्टर, रियली। राउडी राठौड़ जो किया है उन्होंने। रावड़ी और राठौर। प्रभुदेवा एंड अनीस बज्मी, जिनके साथ मैंने सिंह इज किंग किया हम्म, था। हम्म, जी। और बाकी प्रकाश झा, सुधीर मिश्रा इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, जिनके साथ मैंने काम किया। मैं उनके एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये दे आर लाइक लीजेंड। दे आर जी, लीजेंड, मतलब वो अपने आप में चलती फिरती पाठशाला है, कार्यशाला है उनका काम, और उनकी इंस्टीट्यूशन है, संस्था है वो एक अपने आप में, ये लोग जिनके मैंने नाम लिए। रियली जी, जी, आई बिल्कुल, सैल्यूट। बिल्कुल। ऐसी महिला एक्ट्रेस, फीमेल कोई स्टार जो आपकी फेवरेट हो और आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी उनके साथ बनी हो? बिल्कुल। काश मैं स्मिता पाटिल के जमाने में होता, तो मैं मेरी तो फेवरेट अपनी मूवी। जान दे देता मैं उनके साथ काम करने के लिए। ओहो हो, मुझे सच है। पैसा भी नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था। काश मैं एक फिल्म उनके साथ कर लेता बस। मैं एक इतिहास बनना चाहता था उनके साथ एक फिल्म करके, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन खैर, अभी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट मैं उनके मुकाबले में कोई भी नहीं सामने हम्म, टिक पाता। कोई भी नहीं टिक पाता है। चाहे खूबसूरती ले लो, चाहे वो एक्टिंग ले लो, चाहे वो एक कमाल की हीरोइन रही, एक्ट्रेस रही। कोई कोई दो राय नहीं है। बहुत पहले वो उम्र से बहुत पहले चली गई, लेकिन जो वो दे करके गई है इंडस्ट्री को, उसका कोई दूसरा जोड़ीदार नहीं है। बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं। यशपाल जी, कोई ऐसी घटना, दिलचस्प घटना, जो आप हम लोगों के बीच इस मंच पे साझा करना चाहते हो? नहीं, रहने दीजिए, क्योंकि घटना बहुत कम है, दुर्घटनाएं ज्यादा हैं। चलिए, हम अपना प्रश्न बदल देते हैं, हम इसको दुर्घटना का नाम दे देते हैं। अब आइए। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि
एक्चुअली मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जो भी चीजें इंटरेस्टिंग हैं सारे इंटरव्यूज में, तो मैं क्या बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बस इतना ही है कि हाँ, मैंने जब दम फिल्म की थी, उसमें गाना था, बाबूजी जरा धीरे चलो, हम्म। बिजली खड़ी, यहाँ बिजली खड़ी, बड़ा सेक्सी जी सा जी जी। गाना था। और याना गुप्ता ने गाया, याना गुप्ता ने एक्ट किया था, और मैंने बाबूजी मैं था उसमें। तो ओह। तो उसमें थोड़े से मतलब उसके साथ सीन थे ऐसे ही पकड़ने वकड़ने के, और वो अपने टांग से घुटने से वाइन डालती है और हम नीचे पी रहे हैं, ऐसा एक शॉट भी था। तो जब मैं घर गया तो मेरे पिताजी ने बहुत गुस्सा किया मुझे, बोले इसीलिए भेजा था तेरे को, इसीलिए भेजा था तेरे को कि तू लड़कियों की टांगों से दारू पिए। कोई जरूरत नहीं है फिल्में विल्में करने की, छोड़ दे तू सब कोई बकवास, ये सब करने के लिए पूरी दुनिया में नाक कटवा दी मेरी। अच्छा, कॉलोनी से बाहर कभी निकले नहीं और बोले पूरी हाँ। दुनिया में नाक कटवा दी। मैंने कहा उनकी दुनिया क्या थी, वो नहर कॉलोनी का ऑफिस, वो एससी साहब, वो एक्शन साहब, वो एसडीओ साहब, वो डिप्टी जी, और वो एसडीसी, और ये यही लोग तो उनकी दुनिया थी, क्लर्क और ये सब, ये चपड़ासी। वो बोलते थे भाई टीवी पे देखा भाई तेरे बेटे को लड़की की टांग से दारू पी रहा है। बस उनको पता नहीं कहाँ से बात चमक गई, और मेरे को बहुत गुस्सा किया उन्होंने। और मैंने समझाया, ओ पापा जी, अच्छा ये बात देखिए, कुदरती जब मैं वो शूटिंग कर रहा था, मुझे तब पता था कि मेरे घर में अच्छा नहीं लगेगा, और मैंने डायरेक्टर को बोला, ई निवास को, और गणेश हेगड़े को बोला मैंने, जो ये गणेश हेगड़े, हाँ गणेश हेगड़े को, जो जो कोरियोग्राफर था। मैं बोला भाई मेरे साथ ना इसका कोई ऐसा सीन मत करवा देना जो मैं परिवार के साथ ना देख पाऊं, क्योंकि मेरे परिवार में बहुत खतरनाक लोग हैं। वो वो बैठ गए गली में रोने लग गए, बोले तूने नाक कटवा दी हमारी। तो इसीलिए यही एक घटना है जो मैं शेयर करना, बहुत कम जगह मैंने ये शेयर किया है, इसलिए मैंने कहा चलो यहाँ शेयर कर लेता हूँ। युवा पीढ़ी को कोई मंत्र देना चाहते हैं आप? नहीं, मैं अगर ब्राह्मण बहुत लोग उस तरीके का गुमराह हो होता जाते हैं संस्कृतियों का तो मैं मंत्र जरूर इंडस्ट्री में, देता, अपनी लेकिन जगह है बनाने के लिए। कई युवा ऐसे आ, हैं जो बीच में ही गुमराह हो जाते हैं, तो आपने वो सारा दौर देखा है। तो जो युवा पीढ़ी है, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ उनको बता सकता हूँ, आगाह कर सकता हूँ उनको, बड़े होने के नाते, तो बताएं। देखिए रूबी जी, ये क्या होता है ना, अपना अपना फैसला सबका अपना होता है, और मुझे लगता है अपनी अंतरात्मा की ही सुनना बहुत जरूरी है सबसे पहले। हर किसी की बातों में आने से आप अपना ध्यान और अपना मकसद हमेशा भटक जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसकी बातों में आना है, और आपको 100% लगेगा कि ये नहीं, ये बात सही बोल रहा है, तो आपको जी। उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज हर चौथे व्यक्ति की सुन करके आप अपना डिसीजन बदलेंगे और अपने विचार बदलेंगे, तो आप अपना विचार कभी नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए हम्म। अपना विचार सबसे पहले बनाइए, सबसे पहले अपना हम्म। विचार बनाइए। बाकी जो है गंगा की तरह अपना विचार रखिए, फिर नदी नाले बेशक उसमें जुड़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका अपना विचार एक एक दिशा होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि वो, और अगर कोई एक्टर है तो मैं उन एक्टर को, या कोई कलाकार डांसर हैं या कोई, उनको जरूर बोलना चाहूंगा कि मेरे गुरुजी सत्यदेव दुबे कहा करते थे कि अच्छी एक्टिंग करने के तीन ही तरीके हैं बेटा, नंबर एक प्रैक्टिस, नंबर दो प्रैक्टिस, और नंबर तीन प्रैक्टिस। ये किताबों हम्म। में आप ज्ञान हासिल कर सकते हो, लेकिन एक्टिंग करना है तो प्रैक्टिस करो। तो ये जो प्रैक्टिस है ये कभी नहीं छोड़ना। और दूसरी एक बात मैं सबको जरूर बोलना चाहूंगा कि इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स में कभी ना जिए, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स में कभी ना जिए कि मेरी तो कद छोटा है, या मैं तो बहुत काला हूं या काली हूं, या मेरा दांत टेढ़ा है, या मुझसे तो हकलाता हूं। नहीं, वही चीज आपकी खूबसूरती बन सकती है, आपकी पहचान बन सकती है। तो इसीलिए आप ये मान के चलिए कि आपसे अच्छी एक्टिंग शाहरुख खान नहीं कर सकता, जो आप कर सकते हो वो शाहरुख खान नहीं कर सकता। ये लिख लो, आप यूनिक हैं, पूरी दुनिया में अकेले हैं। तो उस कला, उस अंदर के जीव को, उस गुण को, उनको पहचानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम्म। सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ की खोज करवाते हैं एक्टिंग सिखाने में सबसे पहले। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया।
जाते जाते एक सवाल जी और मेरे मन में है जी कि आप जो यहाँ तक पहुंचे या कोई भी इंसान जब अपने एक मुकाम तक पहुंचता है तो कई लोगों का उसके पीछे कई लोगों की प्रार्थना होती है, मेहनत होती है, सहयोग होता है, चाहे वो मित्र हो, चाहे माता पिता हो, चाहे अपना परिवार हो। उनमें से आपके जीवन में कौन है ऐसा जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाने में मददगार साबित हुए हैं? वो उनका नाम अगर आप इस मंच पे लेना चाहें तो? जी, जिनको मेरे लगता है कि आप बड़े तहे भैया दिल से हैं। उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सब सब चीजों में एक ही नाम है, माँ थी पहले, लेकिन बड़े भैया हैं घनश्याम दास शर्मा, जो बिल्कुल छोटे से क्लर्क से भी छोटा ओहदे पर होते हुए भी उन्होंने 6 भाई बहनों को संभाला है, पढ़ाया है, शादियां की हैं। और मैं उस वक्त हेल्प नहीं कर पाया। बहुत-बहुत शुक्रिया यशपाल जी। आपने ये समय सफ़रनामा के लिए निकाला और बहुत सारी बातें करके जो पर्दे पर हम आपको देखते हैं, तो कहाँ पता था कि आपको यहाँ तक पहुँचाने में किन लोगों का सहयोग है, किन लोगों का साथ मिला है। आज उन सब लोगों के बारे में जानकर मन जो है वो बहुत श्रद्धापूर्ण हो गया उन लोगों के लिए एंड मैंने ये भी देखा कि आप उनके बारे में ज़िक्र करते-करते बिल्कुल भावुक हो गए। तो एक संवेदनशील मुलाकात आपके साथ मेरी रही। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में इतना कुछ जानकर, आपसे रूबरू होकर। उम्मीद है हम थैंक यू फिर सो किसी मुकाम पे, फिर किसी सफर में आपसे फिर से मुलाकात थैंक करेंगे यू। और अपना बहुत-बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया 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 रूबी जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे यशपाल शर्मा जी, जिन्होंने अपने जीवन के कई अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं। आज का सफर यही अंजाम लेता है। अगले शनिवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।